we had started with alkylation reaction, जिसमें मैंने आपको बताया कि alkylation ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, बट फिर भी आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने alkylation reaction लिखा है। इस तरह से याद रखोगे, 1 hydrogen from amine and halogen from alkyl this will be lost and this alkyl group joins to the nitrogen atom। तो इसमें प्राइमरी अमाइन अगर आप स्टार्ट करते हो प्राइमरी अमाइन से इसका alkylation करोगे तो you will be getting secondary amine, और secondary amine का alkylation करोगे तो you will get tertiary amine। दूसरा ये रिएक्शन मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज असैलेशन रिएक्शन। असैलेशन में we have taken example of methenamine here, जो कि प्राइमरी अमाइन है, and methenamine reacts with acylating reagent acetyl chloride reaction। So what you can see in the mechanism I had just explained, the pi electron shifts on oxygen atom। Oxygen will acquire negative charge, carbon पे कैसा charge आएगा? Positive। And this lone electron pair of nitrogen will be given to the carbon atom. As a result, the bond is formed. But as nitrogen has given lone electron pair, nitrogen पे कैसा charge आएगा? Positive। Now after that, chlorine will be lost from here as Cl minus। तो ये Cl minus की तरह रिमूव होगा तो कार्बन पे वापस कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और यहाँ से क्या लॉस होगा? H plus। The lone electron pair is now retained back on nitrogen atom। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक्स्ट्रा जो है वो वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आकर डबल बॉन्ड बनाएगा। H plus and Cl minus will form H2। इसमें मैं जस्ट ये बता रहा था that the role of base pyridine here is to neutralize or remove this HCl formed as a byproduct। इससे क्या होगा? अगर HCl रिमूव होता है या HCl न्यूट्रलाइज होता है रिएक्शन में तो इससे क्या बेनिफिट है? याद करो, फॉर्मेशन ज्यादा होगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कौन सा प्रिंसिपल है ये? लेस्टेलियस प्रिंसिपल, राइट। चलिए अब इसका मैकेनिज्म आप बता सकते हो मुझे? बंदा है क्या होगा? कैसे स्टार्ट करें? सेम, this electron pair shifts on oxygen atom, carbon acquires positive charge, as a result this electron pair is given to carbon atom, so a bond is formed between nitrogen and carbon। क्या मिलेगा आपको? Intermediate will be this C2H5, यहाँ भी C2H5, हाइड्रोजन, then carbon, oxygen, oxygen पे negative charge, here we have CH3 and here we have Cl। इसके बाद नाइट्रोजन पे just a minute, नाइट्रोजन पे we have to show a positive charge, right? चलिए अब this electron pair remains for nitrogen and hydrogen is lost as H plus, और यहाँ पे Cl minus is lost और एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बना प्रोडक्ट? C2H5 and C2H5, यहाँ पे लोन पेयर वापस आ गया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। इसका नाम क्या होना चाहिए? NN डाइइथाइल इथेनामाइड, NN डाइइथाइल इथेनामाइड। सिंपल। अल्टरनेटिवली आप इन रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ, बट यू विल बी राइटिंग लाइक दिस वन। दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ वो सिर्फ कन्वर्जन्स में लिखो, ठीक है? दूसरा तरीका ये है लिखने का, जैसे सपोज ये सेम रिएक्शन अगर मैं लेता हूँ C2H5 अब यहाँ पे असाइलेटिंग रिएजेंट को मैं ऐसे लिखूंगा,
reaction with base. आपको क्या करना है? You have to show the removal of HCl like this. क्या होगा? बाकी पार्ट जुड़ा हो जाएगा. So you will be getting product as C2H5N, C2H5, C double bond O, CH3 and HCl. ये तरीका ही है, लेकिन इसका यूज हम कहाँ करेंगे? कन्वर्जन क्वेश्चन. ऐसे अगर आपको असाइलेशन पूछा गया है तो आप पूरा कंप्लीट रिएक्शन. Let us take one more example. इसमें एक चीज और देखिएगा, मैंने कल आप लोगों को जब ये केमिकल रिएक्शंस पढ़ाना शुरू किया था उसी वक्त कहा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन will differ in their reactions by on the basis of number of hydrogen atoms available. अब देखो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन का असाइलेशन तो हो गया इससे, they are undergoing acylation reaction, but do you think tertiary amine का acylation हो पाएगा? tertiary amine में acylation होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए tertiary amine is not having hydrogen atom. नहीं, इसके पास हाइड्रोजन एटम है ही नहीं. tertiary amine will not be undergoing acylation. इसी acylation से मिलता जुलता एक और रिएक्शन आपको बता रहा हूँ. वो रिएक्शन ये है, सिंपल ही ले रहा हूँ, प्राइमरी अमाइन ले रहा हूँ फिर से. और ये जो मैंने लिया है ये बेंजोइल क्लोराइड लिया है. कौन सा कंपाउंड है ये? दिस इज बेंजोइल क्लोराइड. बेंजीन रिंग के साथ COCl, C6H5 का मतलब हुआ बेंजीन रिंग, फिनाइल. तो यहाँ पे अगर मैकेनिज्म दिखाना हो प्रथम ऐसे ही दिखाएंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर कमिंग ओवर द कार्बन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज जस्ट अटैकिंग ओवर द कार्बन एटम. तो आपको मिलेगा CH3 C6H5. यहाँ पे we have negative charge और नाइट्रोजन पे we have positive charge. फिर क्या करना होगा? सेम सिमिलर स्टेप वही होगा ना. तो Cl minus is lost from here, H plus is lost from here and electron pair comes back here. तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 NH डबल बॉन्ड O C6H5. इसका नाम क्या होगा? बेंजामाइड. देखो ये C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप जहाँ आ गया ना, फंक्शनल ग्रुप हो गया अमाइड. तो इसका नाम है N-methyl बेंजामाइड. N-methyl बेंजामाइड. जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम असाइलेशन कह रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए? यहाँ पे असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था तो असाइलेशन बोला. यहाँ पे असाइल ग्रुप नहीं है, ये तो बेंजोइल ग्रुप आ रहा है. CO6H5 इज बेंजोइल ग्रुप. तो क्या नाम देना चाहिए इसको? बेंजोइलेशन. क्या कहेंगे रिएक्शन को? बेंजोइलेशन. ठीक है. असाइलेशन और बेंजोइलेशन में दैट्स इट. tertiary amine will not be undergoing this reaction.
नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. कार्बाइल amine reaction. Carbyl amine reaction is actually a test for the identification of primary amine, both aliphatic and aromatic. इसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहा जाता है और ये प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस की टेस्ट है. अगर आपको अमाइन दिया हो और आइडेंटिफाई करना हो कि प्राइमरी अमाइन है या नहीं, यू कैन गो फॉर दिस कार्बाइल अमाइन टेस्ट. बहुत सिंपल सा टेस्ट है. इसमें वी स्टार्ट विथ अमाइन दैट इज RNH2 और इसके साथ क्लोरोफॉर्म होता है एन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and then it is heated together. What do we do? Primary amine, aliphatic or aromatic, chloroform and ethanolic solution of potassium hydroxide. Chloroform का फॉर्मूला CH3 है, CH3Cl क्लोरोमीथेन होता है. ठीक है, ये फॉर्म करता है फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड. फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O. अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये तो बैलेंस हो गया और H2O में ठीक है बैलेंस हो गया. दिस इज आइसोसाइनाइड और इसका स्मेल जो है वो फाउल होता है, फाउल स्मेल, गंदा स्मेल होता है ना. दिस इज फाउल स्मेल, गंदी स्मेल होती है इसकी. जिससे जब ये रिएक्शन आप करोगे ना तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत शार्प है, ये आप नोटिस कर पाओगे और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप बता सकते हो कि प्राइमरी अमीन है या नहीं. हम लोगों ने एक बार लैब में ये टेस्ट किया था और बड़ा धड़ाका सा भी किया था. एक्चुअली हम लोग जो हीटिंग कैरी आउट कर रहे थे वो यही की बात है, करीब 2017 की बात है. तो हम लोग जो टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे थे वो टेस्ट ट्यूब जो है वो बोरोसिलिकेट वाली नहीं थी, ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब थी. उसमें सारा रिएजेंट डाल के हमने हीटिंग शुरू किया. एक बार ऐसा हुआ कि वो टेस्ट ट्यूब बीचों बीच से टूटी और एक इधर फेंकाया एक इधर, एक बच्चे को सीधा यहाँ पे जाके लगा था. हाँ मतलब ऐसा नहीं कि उसको मतलब हर्ट हुआ है, वो बस हल्का सा टूटा हुआ एंड से नहीं, मतलब इट वाज अ यूनिफॉर्म एंड, वहां से लगा. हाँ, और वो बच्ची भी इसी मोहल्ले की, इसी मोहल्ले में आगे कहीं रहती है, उन्नति नाम है उसका. So getting this reaction, primary amine on hitting with chloroform and ethanolic solution of potassium hydroxide will give isocyanide. The isocyanide form will have foul smell, so you will get to know that whether the reaction is taking place or not. And it is used for the identification of primary aliphatic and aromatic amine. ये प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है और इस रिएक्शन को हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं. दिस इज आल्सो रेफर्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट. सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन विल नॉट बी गिविंग दिस रिएक्शन. सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में ये रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड पता है क्या होता है? HNO2. दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड और ये भी आपका पढ़ा हुआ रिएक्शन है. अभी तुरंत थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको.
तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में हम दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। पहला हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, सॉरी रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइन विथ नाइट्रस एसिड एंड देन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। पहला देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। तो इसमें याद रखना एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन रिएक्शन विथ nitrous acid forms highly unstable diazonium salt which decomposes to alcohol and liberates N2 gas quantitatively. एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, ये डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन वो डायजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है। यू कैन नॉट आइसोलेट द डायजोनियम सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विथ नाइट्रस एसिड। इट इज हाईली अनस्टेबल एंड readily it get decomposed to alcohol। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, and it will liberate nitrogen gas quantitatively। quantitatively का मतलब ये हुआ that this particular reaction can be used for determining quantity of nitrogen present in the organic compound और quantity of nitrogen present in amines। amines में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, what mass of nitrogen is there, then what percentage of nitrogen is there, that can be determined using this reaction। ठीक है। सो आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि द रिएक्शन इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या याद रखना है, रिएक्शन इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन quantitative estimation of nitrogen in primary amines, primary aliphatic amines। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए दिस रिएक्शन इज यूजफुल। अब वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। इसका रिएक्शन हम करते हैं NaNO2 एंड HCl। आपको पता है नाइट्रस एसिड को इन situ प्रिपेयर किया जाता है। Nitrous acid is prepared in situ by the reaction of sodium nitrite and HCl. So that's why primary amine or primary aliphatic amine on reaction with NaNO2 and HCl, ये दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड बनाएंगे जो इससे रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करता है अनस्टेबल highly unstable diazonium salt which further decompose to give alcohol and nitrogen gas और इसके साथ Cl माइनस। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अनस्टेबल है, तो इस रिएक्शन का क्या यूज, बट द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिपीटेडली आस्क्ड, मतलब आपको ABC आइडेंटिफिकेशन में पूछा जाता है। रिएक्शन दिया रहेगा, कुछ रिएजेंट दिया रहेगा और ABC इस तरह से दिया होगा, आपको ABC आइडेंटिफाई करना होगा, उसका पार्ट होता है। दूसरा, कन्वर्जन में every second conversion will have involvement of this reaction, है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए अब हम देखते हैं एरोमेटिक अमाइन। प्राइमरी aromatic amines on reaction with nitrous acid forms stable diazonium salt at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आप पहले से पढ़े हुए हो, नहीं? ये रिएक्शन तो पहले से पता है ना आपको? यस, ये मैंने ले लिया एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन मैंने किया NaNO2NHCl और टेम्परेचर रखी 273 टू 278 केल्विन। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर नहीं लिखने पे एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाते हैं। ये फॉर्म करता है BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, BDC। एंड बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम रिएक्शन आगे इसी चैप्टर में, ये रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद एक सेक्शन है डायज़ोनियम सॉल्ट्स का, जिसमें फिर से ये रिएक्शन पढ़ेंगे। डायज़ोनियम, एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट क्यों स्टेबल होता है, उसका रीजन भी पढ़ेंगे और उसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो रिएक्शन है ना, उसके लिए मुझे कंप्लीट पूरा बोर्ड चाहिए, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, देन लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन।
Let's discuss electrophilic substitution reaction of aniline now. Aniline का electrophilic substitution reaction देखेंगे. तो electrophilic substitution में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्रथम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, राइट. और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे एनिलीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. कई बार ड्रॉ किए हुए हैं, ऐसे हमें पता है, बट फिर भी यहाँ एक बार आप फिर से रिकॉल कर पाओगे इसको. चलिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, दिस कम्स हियर बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट. नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. अब देखो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर देके ना रिंग को इलेक्ट्रोफाइल से अटैक के लिए एक्टिवेट कर दिया. नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करा रहा है, नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है कार्बन. तो दिस अमीनो ग्रुप इज एक्टिवेटिंग द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक. इसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल करा दिया ताकि इलेक्ट्रोफाइल इजिली वहां आके अटैक कर पाए. नहीं, तो दैट इज व्हाई अमीनो ग्रुप इज एक्टिवेटिंग इन नेचर. In fact, it is highly activating. And now we have to see कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ कहाँ जा रहा है. This electron pair comes between this two carbon forming a double bond, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. तो as a result of this, now we have a pi bond here, and this carbon atom is negatively charged, right. इसके बाद ये इधर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा. हाँ, तो क्या लगता है आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है इसका? Right. So looking at this resonating structure, we can conclude that aniline is orthopara directing. Amino group aniline में orthopara directing है, as well it is a highly activating group in nature. ठीक है. So from the resonating structure, it is very clear. Amino group in aniline is highly activating and orthopara directing in nature. ठीक है. अब वन बाय वन हम इसका रिएक्शन देखते हैं. पहले मैं आपको बता रहा हूं ब्रोमिनेशन. सो एनिलीन ऑन ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे इसका? तो दिस इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर. Aniline is treated with bromine water. आप चाहो तो यहाँ पे Br2H2O ऐसे शो कर दो. This is bromine water. And in this reaction, as amino group is highly activating, so bromine will be occupying both the ortho position and para position. क्या मिला? प्रोडक्ट क्या मिला? पिक्रिक एसिड. कैसे? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो
एनिलीन, राइट, ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि here the substitution has taken place at more than one position, है ना, पॉली सब्सटीट्यूटेड हो गया ये। तो अगर आपको ब्रोमिनेशन में you have to obtain mono substitution, that means you have to obtain substitution of hydrogen by bromine only at one position, then what to do? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अमीनो ग्रुप यहाँ हाईली एक्टिवेटिंग नेचर है, राइट, लेकिन इस एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय असाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो द हाईली एक्टिवेटिंग effect of NH2 group can be controlled by its acylation. This can be controlled by its acylation. तो कैसे असाइलेशन से कंट्रोल होगा वो देखिए। ब्रोमीन की रिएक्शन सबसे पहले मैं कर रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड से। मैंने कहा था ना असाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, तो वी आर यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड हियर। एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे तो क्या होगा? अमाइड का फॉर्मेशन होगा, राइट, दिस विल कन्वर्ट टू NHCO CH3, यही बनेगा ना। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, या इसको एसिटानिलाइड भी कहते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड इसका कॉमन नेम है। एंड नाउ डूइंग ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, now doing bromination by bromine in acetic acid, so the product formed will be, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे पारा ब्रोमो एसिटानिलाइड। द प्रोडक्ट इज पारा ब्रोमो एसिटानिलाइड, एंड दिस पारा ब्रोमो एसिटानिलाइड on hydrolysis in acid or base medium, this will be forming this product para bromo aniline. This is para bromo acetanilide. This is acetanilide, and this one is aniline. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां समझना क्या है, 2 मिनट रुक जाओ, समझ लीजिए क्या है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है? दैट अमीनो ग्रुप इन एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटिंग। क्या कर रहा है? वो रिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करा रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर दे रहा है। तो इट इज हाईली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर।
तो जब हमने इसका ब्रोमिनेशन ब्रोमीन वाटर से किया, सब्स्टिट्यूशन हैज टेकन प्लेस एट ऑल ऑर्थो para पोजीशन। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको सपोज एनिलीन से para ब्रोमो एनिलीन बनाना है, इफ यू वांट सब्स्टिट्यूशन ओनली एट वन पोजीशन, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए मैंने बताया कि द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप कैन बी कंट्रोल्ड। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग अमीनो ग्रुप। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग अमीनो ग्रुप। तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अमीनो ग्रुप को? बाय डूइंग इट्स असाइलेशन। असाइलेशन किया, यहाँ पे क्या बन गया? ये अमाइड ग्रुप बन गया। इसके बाद हमने इसका ब्रोमिनेशन किया, तो ब्रोमिनेशन से क्या मिला? पारा ब्रोमो एसिटानिलाइड। और इसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया, तो इसके हाइड्रोलिसिस से आपने पढ़ा है ना, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही रहा है, उसका अमाइन मिल जा रहा है। इजी। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, दिस पर्टिकुलर ग्रुप NHCOCH3, आखिर इस पर्टिकुलर ग्रुप ने ऐसा क्या किया कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अमाइड ग्रुप रिड्यूसेस द एक्टिवेटिंग इफेक्ट। यही हुआ है ना यहाँ पे। इस पर्टिकुलर केस में देखो, ब्रोमिनेशन किया तो ब्रोमीन सिर्फ एक ही पोजीशन पे आया, जबकि यहाँ पे ब्रोमीन 3 डिफरेंट पोजीशंस पे आया था। मतलब यहाँ एक्टिवेटिंग इफेक्ट अमाइड ग्रुप ने कम कर दिया है। कैसे कम किया है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा that in addition to participation of this lone pair in conjugation with the ring, this time this lone pair is also involved in the resonance here. ये यहाँ भी इस तरफ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है? इससे यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विथ रेजोनेंस हियर विद द असाइल ग्रुप, इट रिड्यूसेस एक्टिवेटिंग इफेक्ट। ये ग्रुप क्या करेगा? एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर देगा। ये गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है। असाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे ये रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको वहां पे ड्रॉ करनी होगी, और फिर ये आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा आपको that here due to involvement of lone electron pair of nitrogen in the resonance with acyl group, nitrogen acquires a positive charge, so that's why its activating effect decreases. ठीक है, आ रहा है समझ में? सनी श्योर ये समझ में आया? इसके बाद ये क्यों बताया? ये समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? सिर्फ NH2 ग्रुप था, तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डायरेक्ट वो रिंग के साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा था, इसीलिए वो हाईली एक्टिवेटिंग था। लेकिन यहाँ पे अब जो नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ रिंग की तरफ नहीं जाएगा, वो इस तरफ भी आएगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। इससे क्या होगा? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन पे हमेशा लोन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है कि वो रिंग के साथ कंजुगेशन में जाए और इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल कराए। तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया ना, बस यही है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट रिएक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले ब्रोमिनेशन आप लिख लीजिए, देन वी विल सी नाइट्रेशन।
Let's move on to the next electrophilic substitution reaction now, which is nitration. So nitration में once again we start with aniline, and aniline का we do nitration. बोलो क्या है नाइट्रेटिंग रिएजेंट, क्या यूज करते हैं हम? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? और यहाँ टेम्परेचर रखते हैं 288 केल्विन. इससे you will be surprised to see here that the major product formed is para-nitroaniline. ये आपको 51% मिलता है. और इसके बाद आपको अभी झटका लगने वाला है. This also forms मेटा-नाइट्रोएनिलीन. लगा झटका? नहीं लगा? मेटा-नाइट्रोएनिलीन वो भी आपको पता है ये 47% के आसपास मिलता है. और इसके साथ मिलता है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन. ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन इसको 2% ही मिलता है, ओनली 2%. तो इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स subtle amount of meta-nitroaniline in addition to para and orthoisomers. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई एनिलीन जो है उसमें अमीनो ग्रुप क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग. लेकिन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होने के बावजूद आप देखिए नाइट्रेशन में हमें क्या मिल रहा है? मेटा-नाइट्रोएनिलीन मिल रहा है. वो भी इतना हायर परसेंटेज में मिल रहा है, 47%, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस. रीजन ये है दैट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम. नाइट्रेशन किस में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में, वेयर एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन which is meta directing. नाइट्रेशन जो है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है. एसिडिक मीडियम में एनिलीन का प्रोटोनेशन हो सकता है और इस प्रोटोनेशन से क्या बनता है? एनिलीनियम आयन. ये है एनिलीन और ये है एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट प्रोटॉन. तो the protonation of aniline can take place like this. Okay, so this converts into anilinium ion, and anilinium ion is meta directing. anilinium ion का नेचर कैसा है? meta directing. यही रीजन है कि यू आर गेटिंग अ सब्टल अमाउंट, मीन्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटा-नाइट्रोएनिलीन आल्सो एज द प्रोडक्ट हियर. ठीक है, बोर्ड का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये. आपको भी जब भी मैं टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो होगा ही क्वेश्चन पेपर में, दैट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन फॉर्म्स अ सब्टल अमाउंट ऑफ मेटा-नाइट्रोएनिलीन वाई. ठीक है, चलिए
अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमें ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए। सपोज इफ वी वांट टू प्रिपेयर ओनली पारा नाइट्रो एनिलीन, हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें ये मिक्सचर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? वही जो हमने ब्रोमिनेशन में किया था, सेम। कैसे करेंगे? बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप और से बाय डूइंग असाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो इसके लिए वी स्टार्ट विथ एनिलीन। ये वाला जो कन्वर्जन अभी आपको बता रहा हूं ना, दिस कन्वर्जन आई हैव फेस्ड दिस क्वेश्चन इन MSc पार्ट 1 वाइवा ड्यूरिंग द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हमारा पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन था उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में मुझे ये वाइवा क्वेश्चन में पूछा गया था, डॉक्टर पुनीता भारद्वाज ने पूछा था। So this is aniline and aniline का first we do acylation। बोलो क्या मिलेगा? प्रथम एनिलीन का असाइलेशन से क्या मिलेगा? एन फिनाइल इथेनामाइड या फिर एसिटानिलाइड। ठीक है, दिस इज एनिलीन एंड दिस इज एसिटानिलाइड। मैं कॉमन नेम ही लिख रहा हूं। और एसिटानिलाइड का नाउ लेट्स डू नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे करें? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसके साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसके साथ 288 केल्विन टेम्परेचर, मतलब सेम कंडीशन है नाइट्रेशन का। तो यहां पे वी विल बी गेटिंग मेजर प्रोडक्ट एज पारा नाइट्रो एसिटानिलाइड ओनली। क्या मिला मुझे? पारा नाइट्रो सॉरी सिंपल पारा नाइट्रो एसिटानिलाइड। अब बोलो अब क्या करेंगे आगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस ग्रुप, राइट, अमाइड ग्रुप। तो हाइड्रोलिसिस विथ एसिड और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा? यहां पे वापस NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो दैट विल बी फॉर्मिंग NH2 over here and NO2 over here plus CH3COOH। क्या बना ये? पारा नाइट्रो एनिलीन। इजी, सिंपल है ना? चलिए, तो ये नाइट्रेशन भी हो गया। नाइट्रेशन में आपको नाइट्रेशन से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है that why we are getting meta nitro aniline in a good amount here, जिसका रीजन आपको बता दिया that as nitration is taking place in acidic medium, aniline undergoes protonation। प्रोटोनेशन से क्या मिला? एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन कैसा है? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। तो रिएक्टिंग मिक्सचर में कुछ मॉलिक्यूल्स एनिलीन के फॉर्म में रहेंगे और कुछ एनिलीनियम के आयन के फॉर्म में रहेंगे। जो एनिलीन के फॉर्म में होगा वो पारा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाएगा, और जो एनिलीनियम आयन के फॉर्म में है वो मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा। दूसरा कन्वर्जन काइंड क्वेश्चन जैसा मुझे पूछा गया था वाइवा में, दैट हाउ यू विल प्रिपेयर पारा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन का फर्स्ट वी डू acylation to protect the amino group, then we do nitration to form para nitroacetanilide and hydrolysis produces para nitroaniline। अब नेक्स्ट देख रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में
we start with aniline और aniline का we do sulfonation with sulfuric acid. Obviously concentrated sulfuric acid यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये बनता है पहले NH4 प्लस SO3 माइनस. ठीक है. हाँ. And after that it is heated to a temperature 453 to 473 Kelvin where it decomposes और decompose होके ये फॉर्म करता है इसको बोलेंगे पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या कहेंगे? पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और इसका कॉमन नेम है सल्फानिलिक एसिड. कॉमन नेम क्या कहते हैं? सल्फानिलिक एसिड. Sulfanilic acid is a very important compound. It is used in the production of drugs. Drug manufacturing, medicines manufacturing में ये यूज होता है ना. सल्फर ड्रग्स बनाने में इसका काम आता है. यस. और इससे रिलेटेड एक और ही इंटरेस्टिंग बात है. वो इंटरेस्टिंग बात ये है that in the solution this sulfanilic acid exists as bipolar ions. Bipolar ions का मतलब हुआ the same molecule is having a positive charge and a negative charge. इस bipolar ion को नाम दिया गया है Zwitter ion. This is also called Zwitter ion. Zwitter ion के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ने वाले हो. अभी के लिए Zwitter ion के लिए क्या याद रखोगे? It is a bipolar ion. Bipolar ion that is having positive and negative charge in the same compound. It is bipolar ion. Bipolar ion का मतलब हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड और इसी बाइपोलर आयन को नाम दिया गया Zwitter आयन. ठीक है. चलिए. दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ रिएक्शन है. 2024 में जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. ये वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है. चलिए अभी लास्ट आप ये समझ लीजिए कि एनिलीन विल, बस लास्ट है इसको समझ लो फिर ये करना. एनिलीन विल नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन. एनिलीन जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं देगी. बेंजोइक एसिड भी नहीं दे रही थी और एनिलीन भी नहीं देगा. लेकिन दोनों में रीजन थोड़ा डिफरेंट है. बेंजोइक एसिड के केस में आपने क्या पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. यहाँ पे एनिलीन के केस में व्हाई द फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आर नॉट टेकिंग प्लेस, उसका रीजन है एनिलीन इज अ लुईस बेस and aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride is a Lewis acid. Lewis base and Lewis acid क्या होगा? They will get bonded to each other and will not allow the reaction to occur. So aniline do not give
Friedel-Crafts reaction as being a Lewis base, it get bonded to anhydrous aluminium chloride, which is a Lewis acid. ठीक है. So aniline do not give Friedel-Crafts reaction as it is a Lewis base and simply get bonded to anhydrous aluminium chloride, which is Lewis acid. So reaction will not occur. इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बन पाएगा. ठीक है. चलिए. So we are done with the reactions of amines also now. We have a very small part left in this chapter, that is diazonium salts. Not exactly small, but why it is small? Because diazonium salt की a majority of reaction we have taken earlier itself. मैंने आपको हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में ही 50% रिएक्शंस वहाँ बता दिए थे. सैंडमियर रिएक्शन के साथ साथ आपको गेटरमैन रिएक्शन भी बता दिया था और रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड भी बता दिया था, फ्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन भी बता दिया था. तो अब ज़्यादा कुछ नया नहीं है उसमें. दैट वी विल टेक टुमारो. ठीक है, कल कर लेते हैं.